नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का। आप सभी जुड़ चुके हो अकाउंट्स कैप्सूल एकेडमी के साथ और आज एक बार फिर आप लोगों के साथ हम रूबरू हो रहे हैं बहुत प्यारा सा टॉपिक लेकर। सर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट सी बुक का हमारा बहुत प्यारा सा टॉपिक है। आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने जा रहे हैं, उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। लेकिन सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने से पहले, उसका एनालिसिस करने से पहले हमें यह समझना होगा कि क्या हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम वैसे ही बनेंगी जैसी 11th क्लास में हमने पढ़ी थी, या मैं कहूं जिस तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स बने थे, क्या उसी तरीके से अब की कंपनी अकाउंट्स में भी, या मैं कहूं कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी क्या उसी तरीके से बनेंगी या कुछ फॉर्मेट में चेंज होगा। जी, इन सब बातों का यहां पर आज डिस्कशन होगा। उससे पहले आप सभी एक बार जल्दी से कमेंट कर दें डनाडन डन, और जुड़ गए हैं ये भी लिख दीजिए सर, और फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जल्दी से एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दें। वेरी 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 गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, बहुत 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 गुड इवनिंग, है ना। जी चलिए, एनुअल रिपोर्ट आपने सुना होगा सर। एनुअल रिपोर्ट आती है, ये क्या है। वेरी गुड इवनिंग बेटा, सभी को वेरी गुड इवनिंग। अब आप बस ध्यान दीजिएगा, एनुअल रिपोर्ट आपने सुना है, एनुअल रिपोर्ट आती है, आपकी भी आती है एनुअल रिपोर्ट। सेम इसी तरीके से प्यारे बच्चों कंपनी की भी एक एनुअल रिपोर्ट आती है। हर साल एक रिपोर्ट तैयार होती है, उस रिपोर्ट में कुछ बातें लिखी होती हैं। आप लोगों को जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अ रिपोर्ट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है उस रिपोर्ट में। उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या क्या बताते हैं। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट बताता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट देता है, और मैनेजमेंट डिस्कशन करता है, एनालिसिस उसका बताता है कि ये चीजें हमारी इस कंपनी में हुई हैं। उसके बाद एक रिपोर्ट ऑडिटर देगा शेयर होल्डर को कि ये जो अकाउंट्स बने हैं ये सही हैं या गलत हैं या किस तरीके के हैं, इस तरीके की बातें। इसके बाद उस रिपोर्ट में ही पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखी जाएंगी सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम जब पहले पढ़ते थे तो हमने पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स, तो फाइनल अकाउंट्स से असल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। जैसे 11th क्लास में आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा और बैलेंस शीट पढ़ी थी, तो सेम यहां पर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वही है। मान लीजिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा और एक बैलेंस शीट होगी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी आइटम है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करी जाती हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम। फिलहाल आप लोगों को पता चला कि जब एक एनुअल रिपोर्ट आती है तो हम किस तरीके से उसमें क्या क्या लिखते हैं, ठीक है, एक कंपनी उसमें क्या क्या लिखती है। ये जो पार्ट सी है, ये बुक जो है, ये आपके लिए इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि जो आप लोगों का प्रोजेक्ट का पार्ट बनेगा या प्रोजेक्ट जो आपका रहेगा, 20 नंबर का प्रोजेक्ट आपका बनता है, वो 20 नंबर का प्रोजेक्ट प्यारे बच्चों इसी बुक में से बनता है। और एक इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो आपकी बुक है ये बहुत आसान सी बुक है। 20 नंबर चुटकियों में आ सकते हैं अगर आपने दो चीजें बहुत ध्यान से पढ़ ली तो। स्टार्टिंग की 2 क्लास अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ली तो पूरी बुक में कुछ नहीं है फिर। अब स्टार्टिंग की जो 2 क्लासेज है उनमें होना क्या है, उनमें सर बैलेंस शीट पढ़नी है और उनमें पढ़ना है स्टेटमेंट ऑफ P&L या प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते थे। ये पढ़ लेंगे तो सर दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। चलिए हम अब डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को दिखाई दे रहा है एज पर सेक्शन 240 ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं प्यारे बच्चों, जो ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो बता रहा है कि भाई साहब सबसे पहले बैलेंस शीट, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स और उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको बताया जाएगा कि आप किसी कंपनी की रिपोर्ट उठाओ, उस रिपोर्ट में आपको बहुत सारी
जानकारियां दे रखी होंगी, वहां से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाओ उस कंपनी की। मान लिया मैं कह रहा हूं कि टाटा की एनुअल रिपोर्ट उठाओ, टाटा कंपनी की, टाटा मोटर्स की एनुअल रिपोर्ट उठाओ, वहां से तुम चेक करो कि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हैं, उन स्टेटमेंट को फिर एनालाइज करो। आप उस स्टेटमेंट से क्या जानकारी निकाल सकते हैं, असल में इस बुक में हमने यही पढ़ना है। जानकारी क्या क्या निकाल सकते हैं ये इस बुक में हमने पढ़ना है। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आप जब रिपोर्ट पढ़ोगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको 4 चीजें मिलेंगी। पहला बैलेंस शीट, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा नोट्स टू अकाउंट्स और चौथा कैश फ्लो स्टेटमेंट। बता देते हैं क्या है। बैलेंस शीट आप बहुत अच्छे से जानते हो, जिसमें एसेट्स और लायबिलिटी लिखते हैं जिस स्टेटमेंट में, उसे बैलेंस शीट कहते हैं। इसे ही हम पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना। सर पोजीशन स्टेटमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी भी कंपनी की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन को शो करती है। कौन सी पोजीशन को? फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है कि सर उसकी एसेट्स कितनी है और उसके ऊपर लायबिलिटीज कितनी है, चाहे वो इंटरनल लायबिलिटी हो चाहे वो एक्सटर्नल लायबिलिटी हो। इसके बाद जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है उसे हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा है, लॉस ज्यादा है, क्या है। सर नोट्स टू अकाउंट्स, ये जो ऊपर हमने बैलेंस शीट बनाई, ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है, ये इसी का ऑक्सिलरी रहता है, मतलब इसी का असिस्ट करने के लिए नोट्स टू अकाउंट्स बनाया है। क्योंकि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, आगे आगे पता चलेगा आपको, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें केवल एक आइटम होगा, लेकिन अंदर जैसे मैं कह रहा हूं रिजो एंड सरप्लस, अब रिजो तो बहुत सारे होते हैं, तो बैलेंस शीट में टोटल रिजो का टोटल अमाउंट लिख देंगे, जितने भी रिजो उनका टोटल अमाउंट लिख देंगे प्यारे बच्चों। लेकिन फिर अलग अलग कहां पे लिखेंगे कि कौन सा रिजो कितने रुपए का है, तो वो नोट्स टू अकाउंट्स में लिखेंगे। मतलब नोट्स टू अकाउंट्स असिस्ट के लिए है बैलेंस शीट के भी और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी। एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसे हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्यारे बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताती है? कैश का फ्लो बताती है कि हमारे बिजनेस में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैश कितना आया एक साल में, या कैश हमारे बिजनेस से कितना चला गया। कैश, नकदी कितनी आई हमारे बिजनेस में और नकदी गई कितनी हमारे बिजनेस से। यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी बातें। सर अब थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन ये भी करा था कि जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग पढ़ रहे थे 11th क्लास में, उसके बाद पार्टनरशिप की अकाउंटिंग पढ़ी 12th क्लास में, फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की भी हमने अकाउंटिंग पढ़ी अगर आप सीए के स्टूडेंट्स हैं तो, और अब हम पढ़ रहे हैं कंपनी अकाउंट्स की अकाउंटिंग, कि कंपनी में अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो जब कंपनी में अकाउंट्स बनाते हैं वो डिफर होते हैं, बिल्कुल डिफर होते हैं, ये मान के चलिए किससे? सर सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट से, या मैं कहूं आपकी पार्टनरशिप के अकाउंट से। बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बिल्कुल अलग अलग बनाए जाते हैं। सर फॉर्मेट अलग होता है। अब एक चीज और सुन लीजिए, एक क्वेश्चन छोटा सा आ जाता है कई बार कि बताइए जो बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट कहां लिखी हुई है? ये जो बैलेंस शीट है ये कहां शो करी जाती है, कहां है, कहां लिखी है, ये इसका फॉर्मेट कहां है? तो प्यारे बच्चों सबसे पहली बात तो ये शेड्यूल 3 में है। शेड्यूल 3 में है ये। किसके शेड्यूल 3 में? कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में। सर ये शेड्यूल क्या होते हैं? प्यारे बच्चों आप समझिए इस तरीके से, कुछ भागों में एक्ट को बांट दिया, जो टेबल्स होंगी, जो सारणी होंगी, वो शेड्यूल के नाम से डाल दी। पहले वाली जो टेबल है उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मेशन बता रखा है कि इस तरीके का होगा शेड्यूल फर्स्ट में। शेड्यूल जो सेकंड है उसमें डेप्रिसिएशन की रेट्स बता रखी है कि कौन से आइटम पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा सकता है। शेड्यूल 3 में हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रखा है, और किसका फॉर्मेट दे रखा है प्यारे बच्चों? स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का फॉर्मेट भी दे रखा है। क्या क्या है? शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट है और साथ में स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का भी फॉर्मेट है। बैलेंस शीट जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ पी&एल जिसे हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। लेकिन सर बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है वो पार्ट फर्स्ट में है, पार्ट फर्स्ट में, और जो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का
फॉर्मेट है वो पार्ट सेकंड पे है। मतलब हम जो पहले पढ़ेंगे वो क्या है, वो बैलेंस शीट है, पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे हम पहले। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल पढ़ेंगे। बहुत प्यार से आपको समझ में आ रही होंगी बातें। पीएनएल कहां लिखा है सर, सेम शेड्यूल में ही लिखा हुआ है, आपको ये दिखाई दे रहा है, शेड्यूल 3 में ही लिखी हुई है ये बातें शेड्यूल 3 में ही है, लेकिन बस इतना सा फर्क है, ये पार्ट 1 में है और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल पार्ट 2 में दिखाई दे रही है आपको। क्लियर है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। अब दूसरी बात सुनते हैं हम, सर जब आप बैलेंस शीट बनाते थे वहां पर, कहां पर, सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो जो बैलेंस शीट बनती थी वो हॉरिजेंटली बनती थी। कैसी बनती थी, हॉरिजेंटल वे में बनती थी। सर एसेट्स लिखते थे एक साइड में लायबिलिटी लिखते थे, ऐसा ही होता था। लेकिन अब जो बैलेंस शीट बनेगी या अब जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनेगा प्यारे बच्चों, वो वर्टिकल फॉर्म में बनेगा। ध्यान रखना, अब ये किस फॉर्म में बनते हैं, अब ये वर्टिकल फॉर्म में बनते हैं। माफ करना, जो भी स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, ये वर्टिकल फॉर्म में बनते हैं। ठीक है, एक बार स्पेलिंग देख लेना, मैं भी गलती लिखा मैंने। दूसरा, सर ये किस ऑर्डर में बनाए जाते हैं, पहला आपसे फॉर्म पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि किस फॉर्म में बनाए जाते हैं। दूसरा आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सर किस ऑर्डर में बनाए जाते हैं, किस ऑर्डर में बनाए जाते हैं। तो याद रखना, जब 11th क्लास में आप थे तो वहां पे आपने 2 ऑर्डर पढ़े थे। पहला जिसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ परमानेंस, और दूसरा लिक्विडिटी ऑर्डर होता था। ऑर्डर ऑफ परमानेंस क्या है, जब हम उन एसेट्स को या उन लायबिलिटी को या उन आइटम्स को पहले लिखें जो परमानेंट नेचर की हैं, जो लंबे टाइम तक हमारे साथ रहेंगी, उनको अगर हम पहले लिखेंगे तो वो ऑर्डर ऑफ परमानेंस है। और अगर हम उन आइटम्स को पहले लिखें जो लिक्विडिटी फॉर्म में ज्यादा हैं, सर जो पैसे में बहुत जल्दी से कन्वर्ट करी जा सकती, जो हमारे पास बहुत कम समय तक रहेंगी, उसे हम पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे, इसे लिक्विडिटी ऑर्डर कहते थे। तो आपको यह बात समझ आई कि सर जो ऑर्डर ऑफ परमानेंस है उसमें नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटी पहले लिखी जाएंगी और करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स बाद में लिखी जाएंगी। जो सबसे ज्यादा परमानेंट है वो पहले लिखो, जो कम परमानेंट है वो बाद में लिखो। ऐसा समझ में आया आपको? तो कौन से ऑर्डर में बनता है, ये ऑर्डर ऑफ परमानेंस होता है भाई, ऑर्डर ऑफ परमानेंस या परमानेंस ऑर्डर में बनता है। यहां तक भी बात समझ में आई? सर अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप लोगों को यहां नीचे दिखाई दे रहा है। भले ही ये बहुत प्यारा सा, बहुत आसान सा है, लेकिन बच्चे इसमें मार खाते हैं। और आपको बस ये समझना है फिलहाल कि सर आपको जो भी बैलेंस शीट बनानी है उसको आपको 2 भागों में बांटना पड़ेगा। पहला भाग जो है वो इक्विटी एंड लायबिलिटी का है, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और दूसरा जो भाग है वो एसेट्स का भाग है। और मैंने कहा ये वर्टिकल फॉर्म में बनता है। वजह क्या है सर? वजह सिंपल सी है सर, लिखा हुआ है कहां पे, कंपनीज एक्ट में कि इस तरीके से बनेगा। ये फॉर्मेट दे रखा है उसने, कंपनीज एक्ट में, माफ करना, कंपनीज एक्ट 2013 में। क्लियर है? बोलो सर यहां तक तो समझ आ रहा है। अब ये फॉर्मेट याद करना पड़ेगा आप लोगों को प्यारे बच्चों, और आपसे क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बात समझ लीजिए कि सर जब हम लिखने बैठे, 2 पार्ट्स करने बैठे, तो एक पार्ट का नाम होगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, तो दूसरे पार्ट का क्या नाम है? एसेट्स नाम है। मतलब एक ऊपर वाले पोर्शन में लिखना है क्या? एसेट्स, और नीचे वाले पोर्शन में लिखना है एसेट्स, और ऊपर वाले पोर्शन में लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब सर ये इक्विटी क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है नेटवर्थ, मालिकों की पूंजी। मान लो एक तरीके से, किसकी पूंजी भैया? मालिकों की पूंजी। सही है। दूसरा है लायबिलिटी। लायबिलिटी आपको बहुत अच्छे से पता है, जो आपने किसी को पे करना है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है उसको पे करने की, उसे लायबिलिटी कहेंगे। क्लियर है? बोलो हाँ सर क्लियर है। अब ये जो आपको ये रेड कलर में जो दिखाई दे रहे हैं प्यारे बच्चों, इनको कहते हैं हम मेजर हेड। क्या कहते हैं इन्हें? हम मेजर हेड कहते हैं। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी वाला जो पोर्शन है उसमें 4 मेजर हेड हैं। पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट लायबिलिटी, और चौथा
करंट लायबिलिटी। मैंने आपको बताया जो परमानेंस ऑर्डर की है वो पहले लिखी जाएंगी, जो लिक्विड ऑर्डर की हैं वो बाद में लिखी जाएंगी, लिक्विड फॉर्म की है वो बाद में लिखी जाएंगी। तो आपने देखा नॉन करंट लायबिलिटी पहले लिख रखी है और करंट लायबिलिटी बाद में लिख रखी है। यहां तक भी बात समझ में आई? बोलो हाँ सर। अब हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई इक्विटी के दो मेजर सब हेड हैं। पहला कौन सा है? शेयर होल्डर फंड, पहला है शेयर होल्डर फंड। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। सर ये याद करनी पड़ेंगे? हाँ याद करनी पड़ेंगी सर। सर याद कैसे होंगी? वो अभी करा देंगे थोड़ी देर में, बस आप सुनते जाएं, बड़े धैर्य के साथ सुनते जाएं। अच्छा नालायक, चलिए कोई बात नहीं, यहां तक बात समझ में आई। अब बहुत प्यारी सी बात सुने, जो शेयर होल्डर फंड है उसमें क्या क्या लिखा जाएगा। तो ये जो अंदर आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं, नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी, ऐसे करके जो दिखाई दे रहे हैं, यहां जो ए बी सी डी दिखाई दे रहे हैं प्यारे बच्चों, फिर ये क्या है? ये होंगे सब हेड। क्या होंगे? ये सब हेड होंगे। ठीक है, तो हमें पता चला इक्विटी में दो मेजर हेड, सेम लायबिलिटी में भी दो मेजर हेड है। लायबिलिटी में कितने मेजर हेड हैं? लायबिलिटी में भी दो मेजर हेड हैं। लायबिलिटीज में क्या क्या है? पहला है नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, और दूसरा है करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। ये मेजर हेड है। फिर हम एसेट्स पे पहुंचे, तो एसेट्स में भी दो ही मेजर हेड हैं। एसेट्स में भी दो ही मेजर हेड हैं। पहला है नॉन करंट एसेट्स, क्योंकि हमने बताया परमानेंस की ऑर्डर में बनती है, तो जो नॉन करंट हैं वो पहले लिखे जाते हैं और जो करंट है लिक्विड फॉर्म में है वो बाद में लिखे जाते हैं। जिनको हम जल्दी पैसे में कन्वर्ट करा पाएंगे उनको बाद में लिखेंगे, क्योंकि ऑर्डर ऑफ परमानेंस में हम इसको बनाते हैं। ये भी बात समझ में आई? तो इस तरीके से टोटल 6 मेजर हेड होते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। पहला, दो इक्विटी के, दो लायबिलिटी के और दो एसेट्स के। पहले वाला जो कॉलम है देखो ये रहा बैलेंस शीट, इसमें इक्विटी और लायबिलिटी इकट्ठा है, तो इसमें 4 हेड दिखाई दे रहे हैं आपको, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और प्यारे बच्चों नंबर 4। क्लियर है? और एसेट्स में आपको नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स करके दो दिखाई दे रहे हैं। अब आगे की कहानी सुनिएगा। याद कैसे करना सर? शेयर होल्डर फंड में सर क्या क्या सब हेड आएंगे ये बता दो। अब देखो क्या लिखा हमने कि भाई ये है मेजर हेड, ये भी मेजर हेड, ये भी मेजर हेड, ये भी मेजर हेड है, ये भी मेजर हेड है, ये भी मेजर हेड है, ये भी मेजर हेड है। अब बताने हैं आपको सब हेड। तो सब हेड कौन कौन से होंगे? तो मैं यहां लिखता चलता हूं एक बार। सर सबसे पहला सब हेड होगा, इसको हम ऐसे बोलते हैं SRM करके, श्री राम करके याद रखना है इसको। एस से क्या बनेगा? एस से बनेगा शेयर कैपिटल। सर क्या होती है उसके बारे में आगे अभी डिस्कस करेंगे। आर से बनेगा सर रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी बात समझ में आई होगी आपको। और एम से बनेगा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सर है क्या ये नहीं बता रहे, ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अगेंस्ट शेयर वारंट सारी बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे, एक बार इसको पहले पढ़ लीजिए कि है क्या असल में। इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी में भी टोटल 4 क्या बने? टोटल 4 सब हेड बने। नॉन करंट लायबिलिटी एक मेजर हेड है, लायबिलिटी में 2 मेजर हेड थे, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो भाई नॉन करंट लायबिलिटी के सब हेड भी हैं, इस मेजर हेड के सब हेड भी हैं। पहला, इसको कैसे याद रखना है? इसको याद रखना है, इसको इस तरीके से याद रखना, ले धोनी ओवरले ऐसे याद रखना है। एल ले धोनी ओवर और एल ले। सबसे पहले इसको याद, एल तो यहां पे होगा सर लॉन्ग टर्म की बोरोइंग। हमारी जो लायबिलिटी है उन लायबिलिटी में सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखा जाता है। क्या है उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या लिखा जाता है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बात करते चलेंगे। अदर
लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। सर ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे लिखने हैं। भाई बिल्कुल ऐसे के ऐसे लिखनी है, ये इनमें कोई चेंज नहीं है, फॉर्मेट है। और उसके बाद है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो 6 सब हेड तो 6 मेजर हेड तो याद हो गए आपको। अब सर सब हेड भी याद करने हैं, और आपसे क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा। आपसे मेजर हेड पूछा जाएगा और सब हेड पूछा जाएगा क्वेश्चन में। एक आइटम दे देंगे, वो बोलेंगे कि इसका मेजर हेड बताओ और इसका सब हेड बताओ, कहां पे लिखी जाएगी ये। क्लियर है? करंट लायबिलिटी में भी ऐसे 4 बनते हैं, और इनके लिए क्या है? इनके लिए सेम एस, यहां पे एस सचिन, तेंदुलकर टी, आउटस्टैंडिंग आउट ओ, और स्टैंडिंग ये STOS करके। तो यहां लिख देता हूं मैं सचिन तेंदुलकर आउटस्टैंडिंग, बहुत बेसकीमती नायाब, आउटस्टैंडिंग। क्लियर है सर? ऐसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जो उधार में हमने लिया है पैसा, वो हमारी लायबिलिटी है, ये तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग लिखेंगे हम। टी से बनता है ट्रेड पेबल, क्योंकि ये लायबिलिटी है तो यहां पे रिसीवेबल नहीं होगा, यहां पे पेबल हो सकता है। ओ से बनता है अदर करंट लायबिलिटी। ऊपर वाली जो 2 लायबिलिटी उनको छोड़ दो, इनके अलावा जो भी लायबिलिटी है वो अदर करंट लायबिलिटी मान लो। और यहां पे है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये याद रखने हैं सर आपको। सर फिर यहां टोटल कर लेना है, बस हो गया काम। इसके बाद एसेट्स में, एसेट्स को थोड़ा बाद में करेंगे, पहले इनको समझ लो एक बार। सबसे पहली बात कि सर मैंने आपको शेयर वाला चैप्टर कराया, और शेयर वाले चैप्टर में आपको ये आपसे ये पूछा था कि बताओ ऑथराइज कैपिटल कहां लिखी जाती है, बताओ सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहां लिखी जाती है, बताओ इश्यूड कैपिटल कहां लिखी जाती है, बताओ शेयर फॉरफिट अकाउंट कहां लिखा जाता है, या कॉल इन एरियर कहां लिखा जाता है। तो आप बोलते हो सर ये शेयर कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है। अरे सर इतनी सारी अमाउंट, यहां तो एक ही अमाउंट लिखी जा सकती है, और कैपिटल तो बहुत सारी है हमारी, कैपिटल तो हमारी बहुत सारी है। ऑथराइज कैपिटल भी है, इशूड भी है, सब्सक्राइब्ड भी है, कॉल्ड अप भी है, अनकॉल्ड भी है। इस तरीके से बहुत सारी कैपिटल है, कौन सा अमाउंट लिखेंगे सर? तो प्यारे बच्चों इस बात का ध्यान रखना, सारी ही बातें लिखी जाएंगी, लेकिन ये सारी बातें शेयर कैपिटल से रिलेटेड अगर ज्यादा आइटम है तो वो कहां शो करे जाएंगे? वो नोट्स अकाउंट्स में शो करे जाएंगे। कहां बनेगा? बैलेंस शीट के नीचे बन जाएगा नोट्स अकाउंट्स। कुछ नहीं है उसमें, केवल अमाउंट लिखना है, और जो जिस जिसके नाम से उसका नाम लिखना है। खैर फिलहाल शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल आपको समझ में आया, ये मालिकों का पैसा है, वो लिखना है। सर ध्यान से अगर देखेंगे तो हम यहां बात करते चल रहे हैं शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है। तो प्यारे बच्चों शेयर कैपिटल में यहां अगर आप देखेंगे तो ऑथराइज और नॉमिनल कैपिटल, इश्यूड कैपिटल आती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल आता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप आता है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप आती है, कॉल्ड अप कैपिटल आती है, पेड अप कैपिटल आती है। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से। कोल्सिन एरियर आता है। सर कोल्सिन एरियर के बारे में पूछेगा, बताओ कोल्सिन एरियर कहां आता है, उसका सब हेड क्या है, उसका मेजर हेड क्या है। तो सबसे पहले मेजर हेड बताओ क्या है? कोल्सिन एरियर मेजर हेड कहां? शेयर होल्डर फंड में लिखा जाता है। मेजर हेड ये है, ये रहा मेजर हेड, ये शेयर होल्डर फंड में। अब शेयर होल्डर फंड में भी कौन सा सब हेड है? तो उसमें शेयर कैपिटल में लिखा जाता है, शेयर कैपिटल में से घटा कर दिखाया जाता है। क्या सर? कोल्सिन एरियर। बात समझ में आ गई? बोलो सर आगे इसमें क्या था? बहुत आसान सी बात थी। अब आगे की कहानी सुनिएगा प्यारे बच्चों। देखिए ये आपको पता चल गया कि शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है। सेम ऐसे ही शेयर फॉरफिट अकाउंट, जो जब्त कर लेते हैं, जो अमाउंट जब्त कर लेते हैं उसका क्या करते हैं सर? वो कैपिटल का पार्ट बनती है, कैपिटल में ऐड हो जाती है। आपको आपने देखा था। इसका मतलब ये शेयर कैपिटल में जाएगा, और शेयर कैपिटल हमारा क्या है? SRM। तो सर श्री राम ये हमारा असल में क्या है? ये सब हेड है हमारा। मेजर हेड कौन सा है? मेजर हेड तो हमारा शेयर होल्डर फंड है। क्लियर होगी बात? उसके बाद नंबर 2 पे सब हेड दे रखा था रिजो एंड सरप्लस। जितने भी रिजो होंगे वो सारे लिखने हैं, नाम आपको पता है सर। रिजो जिनके पीछे लग जाएगा वो रिजो ही है सारे, फंड जिनके पीछे लग जाएगा वो रिजो ही है सारे, मोस्टली ऐसा मान लीजिए।
कैपिटल रिजर्व आपको पता है सर क्या होता है। जब हमने कैपिटल प्रॉफिट कमाया, हमारा काम था जूते बना करके बेचने का, और हमने जूते बनाकर बेचने के अलावा हमने क्या करा, हमने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा था पैसा, और सर उसको बेच दिया, उससे प्रॉफिट आ गया हमें। हमारी मशीनरी रखी हुई थी, हमने खरीदी थी 1 लाख की, यूज भी करी 2-4 साल, और फिर उसके बाद वो 1.5 लाख में बेच दी। तो ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये कैपिटल प्रॉफिट होता है बच्चों, ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। और ध्यान रखना, कैपिटल प्रॉफिट का पैसा यूज कहां पे होगा, तो कैपिटल लॉसेज के लिए ही यूज होगा, नॉर्मल डिविडेंड बांटने के लिए नहीं होगा वो। सर ऐसे प्रॉफिट से जो रिजर्व बनाया जाता है उसे कैपिटल रिजर्व कहते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आप जानते हैं सर, जब सिक्योरिटी आपने इश्यू करी थी तो उस टाइम पे आपने उनसे ज्यादा पैसे ले लिए थे, शेयर की कीमत थी 10 रुपए, लेकिन आप बोले भाई साहब नहीं, हमारी डिमांड बहुत है शेयर की, हम 15 रुपए में जो है वो इश्यू करेंगे, कीमत 10 रुपए 15 में इश्यू करें, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बनता है। इससे डिबेंचर को रिडीम करते हैं, जब उनकी रिपेमेंट करते हैं तो एक रिजर्व बनता है जिसे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कहते हैं। रीवैल्यूएशन रिजर्व होता है प्यारे बच्चों, जब हम एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं या लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं तो वहां से एक रिजर्व बनता है जिसका नाम है क्या, रीवैल्यूएशन रिजर्व। ये हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट है। उसके बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। क्या होता है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, क्या होता है, सुनिए बड़े ध्यान से। देखिए, जब हम पढ़ रहे थे कि शेयर इश्यू कंपनी कर सकती है, तो एक और स्कीम है जिसे हम कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP कहते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉयज को एक ऑप्शन दे रखा है कि भाई साहब तुम आज की कीमत में फ्यूचर के जो सिक्योरिटी है वो परचेज कर सकते हो, आज की कीमत में परचेज कर सकते हो फ्यूचर की, फ्यूचर में चाहे वो 2 लाख की हो जाए, 5 लाख की हो जाए, आज 1 लाख की है तो आज 1 लाख रुपए दे दो और हम फ्यूचर में की डेट में आपको ये शेयर्स दे देंगे। तो उस टाइम पे प्यारे बच्चों जो डिफरेंस होता है इसका, उससे एक रिजर्व बनाया जाता है। किस किस का डिफरेंस, मार्केट में जो प्राइस होगा और एक्चुअल में जो इश्यू करा हमने वो, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसे हम शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, मतलब ये एक रिजर्व है, इसमें हम मेंटेन करते हैं। उसके बाद सर बहुत सारे रिजर्व हैं, जर्नल रिजर्व कह लो, टैक्स रिजर्व कह लो, सब्सिडी रिजर्व कह लो। अब सर यहां पे हमने ये तो पढ़ लिया कि सर रिजर्व क्या क्या है, कौन कौन से हैं। अब सरप्लस क्या है, सरप्लस का मतलब होता है ज्यादा अमाउंट होना, इनकम हमारी ज्यादा होना, एक्सपेंसेस कम होना। सेम डेफिसिट आता है एक वर्ड जिसका मतलब है सर एक्सपेंसेस ज्यादा होना और इनकम कम होना, डेफिसिट होता है। तो सर जब भी हमारा बैलेंस शीट हमने बनाया था 11th क्लास में, तो आपने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट होता था, लिखते थे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या हम कहते थे राम कैपिटल अकाउंट, या सीधे लिख कहते थे कैपिटल में जाएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल, और वो बैलेंस शीट में लिखा जाता था बच्चों। अब ये भी बस वही है, जो हमारा प्रॉफिट होगा उसे हम कहते हैं डेबिट, माफ करना, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और जो हमारा नुकसान होता है उसको कहते हैं डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है ये वाली बात भी जी? हाँ। तो अगर प्रॉफिट हो तो भी यही लिखना है और लॉस होगा तो भी यही लिखना है प्यारे बच्चों। लॉस होगा और टोटल हमारा नेगेटिव आ रहा है तो ब्रैकेट में लिख देना, बस इतना सा काम करना। फिलहाल आगे हम बताएंगे, अभी यही इतना सा ध्यान रखो। सर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट है, क्या होता है शेयर वारंट? हमने एक ऑप्शन दे दिया उनको, हमने एक ऑप्शन दे दिया और उनको कहा भाई साहब ये लो, हम तुम्हें ये शेयर वारंट देते हैं, तुम ये दे देना हमें वापस, हम तुम्हें शेयर दे देंगे, इक्विटी शेयर चेंज कर देंगे इसके बदले में। एक ऑप्शन ही होता है, जैसे थोड़ी देर पहले एक पढ़ा था कि हम ये इंस्ट्रूमेंट दे देंगे तुम्हें और तुम इसको वापस कर देना भाई बस, और तुम हमसे शेयर ले जाना, इसको कन्वर्ट करा लेना एक तरीके से किसमें, इक्विटी शेयर में। तो उनसे जो पैसा मिला हुआ है उसे कहते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। हमने अभी तक उनको वारंट जारी करे हैं, शेयर इश्यू नहीं करे हैं, अलग से दिखाने पड़ते हैं। ये SRM आपको याद हो गया। शेयर एप्लीकेशन नंबर 2 जो आपको दिखाई दे रहा है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये जो दिखाई दे रहा है बड़े ध्यान से समझना,
शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब है हमने शेयर्स का एप्लीकेशन का पैसा तो ले लिया लेकिन अलॉटमेंट नहीं करी है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब एप्लीकेशन चल रही है और 31 मार्च आ जाए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। अलॉटमेंट अभी हुई नहीं, मान लो अलॉटमेंट होगी 12 अप्रैल को, 31 मार्च को फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज करके माफ करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेंगे अकाउंट्स क्लोज करके। तो सर ये पैसा भी हमारी लायबिलिटी होती है। फिर हम बात करते हैं आगे, ये जो आपने मैंने सी और ये नंबर 2 पार्ट पढ़ाया था, इसको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, ये सिलेबस का पार्ट नहीं होता है, बस मोटा मोटा याद रखना है आपने। सर नंबर 3 पे देखिए, नॉन करंट लायबिलिटी दिया हुआ है। नॉन करंट लायबिलिटी में 4 सब हेड हैं, सेम करंट लायबिलिटी में भी 4 सब हेड नीचे दिखाई दे रहे हैं ABCD करके। तो सर अब नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी क्या है, ये अगर आप समझ गए तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब मैं कह रहा हूं नॉन करंट लायबिलिटी, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ऐसी लायबिलिटी जिनको 12 महीने के बाद पे करना है, जिनकी मैच्योरिटी आएगी 12 महीने के बाद। अगर 12 महीने के अंदर अंदर मैच्योरिटी आ जाती है तो उसे कहते हैं करंट लायबिलिटी। बात समझ में आई? सर अगर कोई आइटम 12 महीने के अंदर अंदर है तो करंट, और 12 महीने से ज्यादा के लिए है तो सर नॉन करंट लायबिलिटी है। ये भी क्लियर है? बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सबहेड को याद कैसे करना है, ले धोनी ओवरले और सचिन तेंदुलकर आउटस्टैंडिंग, ऐसे याद रखना, याद हो जाएंगे। और आपको ये फॉर्मेट लिख लिख करके देखना होगा। सबसे पहले अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या होंगी। देखिए हमारी ना लंबे टाइम की जो लायबिलिटी है वो 4 पार्ट्स में बांट रखी है कि भाई साहब पहली बात तो जो तुमने उधार ले रखा है वो तुमने पे करना है, तो वो तो लायबिलिटी है ही। अब जो उधारी तुमने उठाई थी उसके ऊपर तुमने इंटरेस्ट भी पे करना है, तो जो इंटरेस्ट पे करोगे वो तुम्हारी लायबिलिटी होगा, वो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पार्ट बनेगा। सोचो, उधारी उठाई तो बोरोइंग के नाम से ही लिख दी, लेकिन इसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो किस नाम से लिखा, वो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के नाम से लिख दिया। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। प्रोविजन आपको पता है क्या होते हैं। असल में लायबिलिटी में और प्रोविजन में फर्क होता है। जब मैं केवल लायबिलिटी का जिक्र कर रहा हूं तो ये एग्जैक्ट है अमाउंट कि भाई साहब इतना देना है, लेकिन जब मैं प्रोविजन का जिक्र कर रहा हूं तो प्रोविजन असल में लायबिलिटी को पूरा करने के लिए ही बना है, कि लायबिलिटी की पेमेंट के लिए ही बना है, वो हमारी लायबिलिटी नहीं है। प्रोविजन लायबिलिटी को पूरा करने के लिए बनता है एक तरीके से, समझिए आप। क्लियर है? बोलो हाँ सर, इतनी सी बात समझ में आई। और इसकी हमें अमाउंट भी नहीं पता होती, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता होती। जो आपकी लायबिलिटी है और प्रोविजन में यही फर्क है कि लायबिलिटी में हमें एग्जैक्ट अमाउंट पता है कितना होगा, लेकिन प्रोविजन में हमें पता नहीं है कि कितना होगा। कोई एक्सपेंस है, हमें लगता है इतना हो जाएगा, उसके लिए हमने एक प्रोविजन बना लिया, लंबे टाइम का प्रोविजन बना लिया, एस्टिमेट करके बनता है कि इतना होगा कम से कम पे करना हमें। सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या आएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे हम। बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से हम डिस्कस करेंगे बच्चों, सबके बारे में। फिलहाल आप देखिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 5 चीजें, लंबे टाइम की जो आइटम है, जो उधारी है, वो 5-6 चीजें याद रखना, उन्हीं में से पेपर में आएगा। सर क्या है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जब मैं कह रहा हूं तो इसमें 5-6 चीजें हैं। पहली जो आइटम है वो है बॉन्ड, डिबेंचर, टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट और लोन एंड एडवांस टेकन फॉर मोर देन 12 मंथ। हमने कहीं से भी पैसा उधार में लिया, बॉन्ड इश्यू करके ले लिया, डिबेंचर को इश्यू करके ले लिया, डिबेंचर दे दिए, पैसा उधार ले लिया, या हमने टर्म लोन ले लिया। टर्म का मतलब होता है टाइम लोन से, टाइम से होता है, तो लंबे टाइम का होता है असल में टर्म। जब भी टर्म कह रहा हूं तो ये लंबे टाइम का मतलब है। तो लंबे टाइम का लोन ले लिया, किस किस से ले लिया, तो भाई बैंक से अगर ले लोगे तो वो भी आपकी लॉन्ग टर्म की उधारी है, और किसी दूसरी पार्टी से ले लोगे तो भी तो वो आपकी लॉन्ग टर्म की उधारी है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोलते हैं इसे। ये चाहे सिक्योर्ड हो या ना सिक्योर्ड हो, आपने उधार ले रखी है, हो सकता है आपने सिक्योरिटी दे रखी हो इसके बदले में, हो सका है आपने सिक्योरिटी नहीं दे रखी, सिक्योरिटी अमाउंट कह लो, या कुछ गिरवी रख रखा हो, कुछ नहीं रख रखा हो, ऐसा भी हो सकता है। फिर बारी आई किसकी, पब्लिक डिपॉजिट की। पब्लिक डिपॉजिट क्या है, लोगों ने जो डिपॉजिट ले रखे थे, रख रखे थे, वो आपको दे दिए,
आपके पास उधारी आ चुकी है। ये 12 महीने के बाद ड्यू होने चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना, 12 महीने के बाद ड्यू होंगे। क्यों? क्योंकि सर नॉन करंट लायबिलिटी में आइटम ही वो आनी है जो 12 महीने के बाद ड्यू होंगी, 12 महीने से पहले वाली नहीं। फॉर मोर देन 12 मंथ्स, 12 महीने के बाद वाली होंगी। सर उसके बाद लोन एंड एडवांस, देखिए लोन एंड एडवांस आप वहां पे भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना, ये कहां पे पढ़ेंगे? एसेट्स में भी पढ़ेंगे लोन एंड एडवांस। लेकिन ये लोन एंड एडवांस टेकन है, लिया हुआ लोन है, या एडवांस में हमने कुछ ले रखा है, हमने कोई काम करना था और सर उसके बदले में पहले ही एडवांस ले लिया, तो सर एडवांस है, ये टेकन है, एडवांस टेकन, ये लायबिलिटी है। लेकिन अगर मैं कहूं लोन एंड एडवांस टू, ये लिया नहीं गया होगा, एसेट्स होगी। लोन एंड एडवांस हमने दिया होगा किसी को, जब दिया है हमने किसी को तो सर वो हमारी एसेट्स होगी, उस टाइम पे एसेट्स में लिखना है। ये भी याद रखना, ये नॉन करंट में आता है तो 12 महीने से ज्यादा का टाइम पीरियड लेगा। बात समझ में आई? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 5 चीजें याद रखना, बॉन्ड्स, डिबेंचर, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम अदर पार्टी और पब्लिक डिपॉजिट। ये 5 चीजें याद रखना, काम बन जाएगा। बोलो सर आ गई है अभी समझ में? उसके जी बिल्कुल बेटा, आसान है, बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान लगा करके पढ़ोगे तो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आगे देखिए, उसके बाद है सर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ये देखो यहां पे हमने पढ़ा था क्या है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सर ये नहीं बताया आपने, ये सुन लो एक बार क्या होता है। 2 तरीके की इनकम हमारी होती है, 2 तरीके की इनकम होती है, इनकम तो एक ही तरीके की होती है, अरे 2 की होती है। क्या होता है? एक इनकम होती है अकाउंटिंग इनकम और एक होती है टैक्सेबल इनकम। अकाउंटिंग इनकम का मतलब है जो हमने अपनी बुक्स लगा रखी थी उनमें जो अकाउंटिंग करी और उससे जो इनकम निकाली कि भाई साहब हमारी इस साल की इनकम इतनी है, वो अकाउंटिंग इनकम कहलाती है। लेकिन सेम टैक्स अथॉरिटी कहती है ना, मैं तुम्हारी इनकम को इनकम नहीं मानूंगी भाई, क्योंकि तुमने इनकम टैक्स पे, इनकम के ऊपर टैक्स देना है और तुम अपनी इनकम को ज्यादा क्यों दिखाओगे? अगर टैक्स देना है फिर तुम कम दिखाओगे अपनी इनकम को, तो हम तुम्हारी बात नहीं मानते। हम क्या करेंगे? हम बताएंगे ऐसे ऐसे अकाउंट बनाओ और फिर इनकम निकालो, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इनकम निकल आएगा, उसे कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? इनकम या टैक्सेबल इनकम कहेंगे। एक होता है अकाउंटिंग इनकम, एक होता है टैक्सेबल इनकम। तो प्यारे बच्चों कई बार क्या होता है कि अकाउंटिंग इनकम हम कम करके रखते हैं, कम कर देते हैं, अपनी खर्चे ज्यादा दिखा देते हैं, तो इनकम ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। खर्चे ज्यादा दिखा देंगे, झूठे सूचे खर्चे दिखा दिए, उसके वजह से इनकम कम हो गई, हमारी अकाउंटिंग इनकम कम है, लेकिन इनकम टैक्स वालों ने निकाली, उनकी ज्यादा आई, इसका मतलब सर अब हमारे ऊपर लायबिलिटी आ चुकी है, अब वो पे करने पड़ेंगे हमें पैसे, इसे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बोल दो तुम। फिर है सर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लंबे टाइम की लायबिलिटी दूसरी कौन कौन सी है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो हो ही चुका था, लेकिन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होगा? तो देखो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में जब बता रहा था तो सर जो भी पैसा हमने 12 महीने के बाद पे करना है, कोई सामान हमने ले रखा था सर, कोई एसेट्स हमने खरीद रखी थी और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाना है सर, ये सब 12 महीने से ज्यादा का जो कोई भी आइटम होगा वो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगा। जैसे ट्रेड पेबल आपने सुना होगा, जो आपने ट्रेड कर रखा है, उस ट्रेड मतलब जो भी आप सामान खरीद रहे हो, बेच रहे हो, ये धंधा जो आपने करा हुआ है, इस धंधे में आपने बहुत सारी उधारी जो है वो कर रखी है। अगर वो उधारी 1 साल से ज्यादा के लिए कर रखी है आपने, तो ये आएगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में। अगर 1 साल से कम में कर रखी है तो प्यारे बच्चों ये ट्रेड पेबल के नाम से ही लिखा जाएगा। फिर कहां? करंट लायबिलिटी में। फिलहाल के लिए इतनी सी बात समझ में आई। क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, उधार में जो एसेट्स खरीदी थी वो और उसका इंटरेस्ट, ये भी हमारी लायबिलिटी है। एक है, हमने डिबेंचर वाले चैप्टर में पढ़ा था, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर। जब हम डिबेंचर को रिडीम करते हैं तो हम लास्ट टाइम ऐसा बताया था मैंने, जब डिबेंचर को रिडीम करते हैं, मान लिया 100 में हमने इश्यू किया था, उनको डिबेंचर दे दिया था और उनसे 100 रुपए ले लिए थे, अब रिडीम करना है तो हमें उनके रुपए लौटाने हैं, तो हम उनको 105 रुपए अगर लौटाएं तो ये 5 रुपए का जो है ये प्रीमियम पेबल का है, कहलाएगा किसके ऊपर?
रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के ऊपर। मतलब जब डिबेंचर को रिडीम कर रहे थे तो 5 रुपए का हमने प्रीमियम दे दिया। अरे सर प्रीमियम का मतलब क्या है? प्रीमियम तो बेनिफिट होता था, ये तो नुकसान है। प्यारे बच्चों, प्रीमियम का मतलब होता है ज्यादा अमाउंट देना। तो अगर डिबेंचर को रिडीम कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमने उनको पेमेंट करी है तो ज्यादा कर रखी है, तो ये हमारी लाइबिलिटी है, पेबल है, पे नहीं करा है बच्चों। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आते हैं। ये रहा आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। देखिए लॉन्ग टर्म प्रोविजन नंबर 4 पे ये जो दिखाई दे रहा है। अब लंबे टाइम के जो जो प्रोविजन है, क्या क्या प्रोविजन हो सकते हैं उनके नाम देख लीजिए, आपसे पूछे जाते हैं। एक होगा प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। हमारे कंपनी में कर्मचारी काम करते हैं, एक एक कर्मचारी अपना पूरा पूरा जीवन लगा देता है, वो लास्ट में जाता है तो उसे हम कहते हैं वो वीआरएस ले गया, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंडर गया है। या हो सकता है उसने 60 साल पूरे करे हो अपनी कंपनी में या कहीं पे भी, तो सर मान लो 60 साल की उम्र तक ही कंपनी रखती है, तो सर उसे सुपर एन्वेशन पीरियड कहेंगे। उस पेंशन की उसे ये नहीं कहेंगे वीआरएस ले लिया उसने, वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लिया, रिटायर आ गया हमारा भैया, हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे उसने सुपर एन्वेशन ली है, सुपर एन्वेशन ली है। तो उनके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं सर प्रोविजन? देखो फ्यूचर में हमें पता है उनको अमाउंट देनी है, ये नहीं पता कितनी देनी है, लेकिन ये पता है देनी है। तो ऐसे केस में प्रोविजन बनाए जाते हैं। और प्रोविजन किस किस पे बनेगा? हमने उनको लास्ट टाइम देना क्या क्या है? पेंशन के टाइम पे इतना झोला भर के लेके जाएगा वो रुपयों का, वो धीरे धीरे ही तो क्या होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे। तो इन्हें लॉन्ग टर्म प्रोविजन कहेंगे बच्चों। ग्रेचुइटी दी जाती है, पेंशन दी जाती है, लीव इंकैशमेंट। लीव इंकैशमेंट का मतलब क्या होता है? सर जो लीव ली थी वो ली ही नहीं हमने, मतलब सर लीव बता रखी है, ये कह रखा है कि आपकी लीव है आप मत आओ, और हम चले जाते हैं, तो उसके बदले में कैश तो मिलेगा ना हमें। लेकिन वो कब मिलेगा? बोला जी वो बाद में मिलेगा, 2-3 साल 5 साल 10 साल काम कर लो फिर बाद में इकट्ठा मिल जाएगा, छुट्टियों का पैसा इकट्ठा हो रखा है, ये समझ लो। इसके लिए जो प्रोविजन बना उसे लॉन्ग टर्म प्रोविजन कहेंगे। ये प्रोविजन एम्प्लॉय के लिए बनते हैं, इसलिए एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोविजन भी कहे जाते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन लंबे टाइम के लिए बनते हैं प्यारे बच्चों, ये 12 महीने से ज्यादा के लिए बने हैं तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन होगा। अगर कोई प्रोविजन 12 महीने से कम टाइम के लिए बना है तो वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा, जो कि कहां पे है? करंट लायबिलिटी में लिखा हुआ देखा था आपने। प्रोविजन फॉर वारंटी भी क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। हमने किसी को वारंटी दे दी कि भाई साहब तुम्हारा सामान खराब हो जाएगा, कभी भी तो हम आएंगे, ऐसा कुछ 5 साल के बाद खराब होगा हमें पता है, तो प्रोविजन फॉर वारंटी जो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। ये आपको बहुत अच्छे से याद हो गया, सारी बातें आपने पढ़ ली। नॉन करंट लायबिलिटी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, अब पढ़ लो बड़े ध्यान से करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है बच्चों। सब हेड जो है वो है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में ज्यादा नहीं, 3-4-5 बातें याद रखना बस। क्या क्या होगा देखो, अगर मैं आपको कह रहा था टर्म लोन, टर्म लोन का मतलब क्या था? टर्म लोन का मतलब था टाइम लोन। जैसे आप एफडी कराते हो, फिक्स डिपॉजिट आप कराते हो कि उतने टाइम तक हम कराएंगे, सेम इसी तरीके से आपने कोई टर्म लोन ले रखा था, ठीक है, वो कहां पे देखा था आपने? आपने कहा था कि सर वो तो यहां पे था, किसमें? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लिखा हुआ था। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या आएगा भैया? थोड़े समय के लिए आपने लोन ले रखा हो, इसमें कुछ छोटी सी थोड़ी बातें आती हैं, वो पढ़ लेते हैं। देखो, लोन रिपेमेंट रिपेबल ऑन डिमांड, लोन रिपेबल ऑन डिमांड। सर अगर हम लोन को रिपे करेंगे डिमांड पे, मतलब बैंक जिस दिन कह देगा भाई साहब आज दे दो, देना पड़ेगा, लोन रिपे करना पड़ेगा, तो ये हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं होती। क्योंकि बैंक वाला कह सकता भाई साहब अभी दे दो मेरा पैसा, या हमने जिससे भी पैसा लिया था हमने उसको कहा भाई साहब एक काम करना, आप कभी भी मांग लेना पैसे मैं दे दूंगा। तो ऐसे केस में लोन रिपेबल ऑन डिमांड जो है वो आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। और सर टर्म लोन क्योंकि लंबे टाइम तक लोन चलेगा तो वो आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट बनता है। फिर इसके बाद आपने बैंक ओवरड्राफ्ट पहले भी पढ़ रखा है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है सर? करंट अकाउंट होल्डर्स को बैंक फैसिलिटी देता है, या मैं कहूं कि सर बैंक करंट अकाउंट ओपन करता है व्यापारियों का, उनको कहता है भाई साहब
तुम्हारे अकाउंट में रुपये ना भी हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ज्यादा यूज कर सकते हो। इसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। जो ज्यादा रुपया यूज करा गया उसे क्या कहेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट कहेंगे। बैंक से ज्यादा निकाल दिया, नेगेटिव बैलेंस कर दिया बैंक में। क्लियर है? बोलो हाँ सर, समझ में आए। एक है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होता है? आपने क्रेडिट कार्ड देखे, उसमें आपने एक लिमिट देखी होगी कि इसमें कैश भी निकलवा सकते हो, सामान तो ले ही सकते हो और कैश भी निकलवा सकते हो। अब है वो क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या है? उसमें पैसे तो है नहीं, पहले उसमें पहले पैसे नहीं होते, लेकिन हम उसमें से खर्च करते रहते हैं। सोचो, तो हमने कैश निकलवा लिया, तो कैश क्रेडिट भी हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग वो वापस करना पड़ेगा। लोन रिपेबल विद इन 12 मंथ, मैंने ऊपर बताया था नंबर 1 में लोन रिपेबल ऑन डिमांड, यहां बता रहा हूं 12 मंथ के अंदर अंदर अगर कोई अमाउंट रिपे होगी तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, और लोन रिपेबल आफ्टर 12 मंथ होगा तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट होगा। और अब जो बता रहा हूं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखना आप हमेशा। क्या? करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। सर लॉन्ग टर्म डेट्स क्या पढ़े थे हमने? यहां पे पढ़े थे, देखो ये रही, ये लॉन्ग टर्म डेट्स है सारे, लंबे टाइम का पैसा उधारी है ये हमारी ऊपर। हाँ बोलो हाँ सर। तो यहां अगर उनकी करंट मैच्योरिटी आ जाती है, करंट मैच्योरिटी का मतलब क्या है कि सर वो जिस दिन लिए थे वो 5 साल के लिए लिए थे, तो जैसे ये पहला साल खत्म हुआ वो 4 साल के लिए रह गए, फिर 3 के लिए रह गए, फिर 2 के लिए रह गए, फिर 1 के लिए रह गए कि 1 साल के अंदर अंदर इनकी पेमेंट करनी ही होगी। तो जब तक वो 1 साल से ज्यादा के लिए थे वो कहां पे लिखे गए थे? वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लिखे गए थे। लेकिन जैसे ही वो उनकी मैच्योरिटी हमें पता है इस साल आ जाएगी, तो वो कहां लिखे जाएंगे? वो करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स जो है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में लिखे जाएंगे। इस बात का अच्छा खासा ख्याल रखना है आपने, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। असल में आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो बड़ी आसान सी बात है कि जब हम आज से 2 साल पहले 3 साल पहले पढ़ा रहे थे तो करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स जो है वो हमारी अदर करंट लाइबिलिटी का पार्ट बनती थी। किसका पार्ट बनती थी भाई? इस वाले पोर्शन का पार्ट बनती थी। देखो यहां नहीं लिखा जाता था, यहां पे नहीं लिखा गया, वेट करना भाई एक बार जी। यहां नहीं लिखा गया था, कहां लिखा जाता था? यहां पे लिखा जाता था अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लंबे टाइम की बोरोइंग में नहीं लिखा जाता था। 2023 में एक सैंपल पेपर आया, उसमें क्या बताया? उसमें पूछा करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहां आएगा, और उसने जो आंसर दिए उसमें बता दिया कि करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स जो है वो हमारा कहां पे लिखा जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग में लिखा जाएगा। तो किसी की बुक में ये गलत हो तो देख लेना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में लिखना है इसको। कहां लिखना है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग में लिखना है इसको। ठीक है, बात समझ में आई? ये इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? बोलो सर आगे बात समझ में। तो धीरे धीरे हम ना सारी ही चीजें एक बार पढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद याद तो हो ही जाएंगी, चिंता मत करो। फिर हमने देखा यहां पे जो ये पार्ट है, ये नंबर बी में ट्रेड पेबल है, तो ट्रेड पेबल में क्या क्या लिखा हो सकता है? यहां देखो सर, ट्रेड पेबल में 2 ही चीजें मिलेंगी आपको, पहला क्रेडिटर और दूसरा बिल्स पेबल। आपसे पूछेगा बताओ बिल्स पेबल कहां लिखे जाते हैं? सब हेड बताओ, मेजर हेड बताओ। तो सब हेड तो है ट्रेड पेबल और मेजर हेड है करंट लाइबिलिटी। सब हेड क्या है? ट्रेड पेबल, और मेजर हेड क्या है? करंट लाइबिलिटी। देखो करंट लाइबिलिटी में ही लिख रखा है, कौन से हेड में? सर ट्रेड पेबल हेड में। सर क्या लिख रखा है? बिल्स पेबल। समझ में आ गई बात? बोलो सर आ गई। उसके बाद है हमारा सी, सब हेड है अदर करंट लाइबिलिटी। अब अदर करंट लाइबिलिटी क्या होती है? सर मैंने ये बताया, ये काट रखा है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, मैंने काट रखा है। आपकी बार ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा सर अदर करंट लाइबिलिटी का मतलब है जो 12 महीने के अंदर अंदर पे करनी होगी हमें। उधार नहीं है लेकिन ये पैसा, बोले हैं सर हाँ, हमने बोरो नहीं कर रखा, हमने किसी से उधार नहीं ले रखा। पैसा जो उधार है वो तो है ही उधार, वो अलग है, वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में लिखा जाएगा। अगर थोड़े समय के लिए उधार लिया तो, लंबे समय के लिए उधार लिया तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लिखा जाएगा। लेकिन ये अदर करंट लायबिलिटी क्या है? सर उस उधारी की वजह से हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आन पड़ी। वो जो बोरोइंग हमने करी थी, जो उधार हमने करी थी, उस उधार के बदले में हमें अब इंटरेस्ट देना पड़ेगा।
तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग जो है वो अदर करंट लायबिलिटी होगा, क्योंकि हमें हर महीने, हर 6 महीने जो है इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। सेम, अगर इनकम रिसीव हुई है एडवांस में, आपके पास कोई इनकम आ चुकी है, एडवांस में आ चुकी है, तो सर वो आपने एडजस्ट करनी ही पड़ेगी 12 महीने के अंदर अंदर पे, मतलब एडजस्ट करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो ये भी अदर करंट लायबिलिटी है। क्या उधार में पैसा लिया? नहीं ना, इनकम आई, ज्यादा पहले आ गई तो लायबिलिटी है हमारी, वो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। उसके बाद अनपेड डिविडेंड और अनक्लेम्ड डिविडेंड, इसके बारे में और सुन लो। 3 तरीके के टर्म्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी। पहला, आपको प्रोपोज्ड डिविडेंड देखने को मिलेगा। प्रोपोज्ड डिविडेंड, डिविडेंड 3 तरीके के होते हैं। प्रोपोज्ड डिविडेंड, डिविडेंड क्या है सर? शेयर होल्डर्स ने जो पैसा लगा रखा उसके बदले में उन्हें लाभ का कुछ हिस्सा मिलता है, उसे डिविडेंड कहते हैं। तो एक तो होता है प्रोपोज्ड डिविडेंड, एक होता है अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड, और एक होता है अनक्लेम्ड डिविडेंड। यही समझ लेना क्या होगा अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनक्लेम्ड डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड का मतलब होता क्या है? प्यारे बच्चों देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने काम करना होता है, आपको पता है, क्योंकि शेयर होल्डर तो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे। अब काम कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है। उन्हीं में से एक बोर्ड बना दिया जाता है, जिन्हें डायरेक्टर्स का बोर्ड कहते हैं, कमेटी बना दी जाती है, एक तरीके से समझ लीजिए। वो क्या करेंगे? वो भाई साहब एक डिविडेंड सेट कर देंगे। वो पहले बता देंगे कि इतना डिविडेंड जो है वो अब की बार दिया जाएगा। प्रोपोज करेंगे, वो बताएंगे इतना डिविडेंड दे दे तो कैसा रहेगा। अब क्या होगा? ये फाइनल अकाउंट्स बन चुके होंगे आपके, बैलेंस शीट बन चुकी है एक तरीके से, मान लो। अब होगी आपकी एनुअल जर्नल मीटिंग। कौन सी मीटिंग होगी? एनुअल जर्नल मीटिंग। और ये जो एनुअल जर्नल मीटिंग थी, इसमें जो प्रोपोज डिविडेंड के लिए प्रपोजल रखा गया था, प्रस्ताव रखा गया था कि इतना दे दें अब की बार, शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होगी उसमें बताया जाएगा एनुअल जनरल मीटिंग में कि बोला भाई साहब इतना मत दो, कम दो, इससे तो नुकसान हो जाएगा ऐसे। तो उसे हम कहते हैं प्रोपोज डिविडेंड। क्या कहते हैं? प्रोपोज डिविडेंड। दिया है, दिया नहीं है, हो भी सकता उतना दे और ना भी हो सकता उतना दे, कम भी दे दे ज्यादा भी दे दे, हो सकता है। तो प्यारे बच्चों याद रखना, ये जो प्रोपोज डिविडेंड है ये कहां पे शो करा जाता है बैलेंस शीट में? ये शो करा जाता है कंटीजेंट लायबिलिटी में। कहां शो करा जाता है ये? मैं यहां लिख देता हूं, इसको उठा करके एक बार, यहां। ये कहां शो करा जाता है? ये कंटीजेंट लायबिलिटी में शो करा जाता है। कंटीजेंट लायबिलिटी में शो करा जाता है। अब है क्या कंटीजेंट लायबिलिटी, ये भी बता दो सर। प्यारे बच्चों, जो किसी अभी लायबिलिटी है नहीं, लेकिन किसी घटना के घटने से, किसी घटना के अकर होने से ये लायबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे तुम्हारे ऊपर कोई केस चल रहा है, तुम्हारी एसेट्स के ऊपर कोई केस चल रहा है, तुम कह रहे हो हमारी है और दूसरे कह रहे हैं हमारी है। तो ऐसे केस में वो बुक वो है तो आपके पास, लेकिन मालिकाना हक क्या हो रहा है? मालिकाना हक किसी और के पास जा रहा है। और मान लिया उसे मिल जाए, वो उसके हक में फैसला चला जाए, तो फिर क्या होगी आपके लिए? कंटीजेंट लायबिलिटी होगी। ठीक है, सेम इसी तरीके से प्रोपोज डिविडेंड भी कंटीजेंट लायबिलिटी है। फिर बारी आती है अनपेड डिविडेंड। अब प्रपोजल दे दिया, एजीएम हो चुकी है, एनुअल जनरल मीटिंग हो चुकी है, अब कंपनी ने डिक्लेयर भी कर दिया है डिविडेंड कितना देंगे, मोहर भी लग चुकी है, लेकिन कंपनी ने अभी पे नहीं करा है। प्रपोजल हो गया, सर कंपनी ने यह भी कह दिया दे देंगे, लेकिन अभी तक पे नहीं हुआ, उसे अनपेड डिविडेंड कहते हैं। और अनपेड डिविडेंड करंट लायबिलिटी होता है। किसके लिए? कंपनी के लिए। अनपेड डिविडेंड कहता भाई साहब दे दो, 12 महीने के अंदर अंदर दे दो, इस साल का है ना तो 12 के अंदर अंदर दे दो, अनपेड है पे करो इसे। तो ये करंट लायबिलिटी है। फिर अनक्लेम्ड लायबिलिटी या अनक्लेम्ड डिविडेंड है। तो अनक्लेम्ड डिविडेंड क्या होगा बच्चों? ऐसा डिविडेंड जिसपे क्लेम नहीं करा गया है। मतलब सर आपने तो अकाउंट्स, आपने तो क्या कहा? आपने कह दिया कि भाई साहब लो
इतना हम देना चाह रहे हैं और ये एक अकाउंट है, इसमें हमने पैसा डाल दिया, तुम क्लेम करो। अब तुम बताओ कि इसमें से डिविडेंड का कौन से अकाउंट में पैसा डालें हम, या उनके पास कोई सूचना ही नहीं पहुंची है। सोचो, जो शेयर होल्डर है उनको पता ही नहीं है कि अब की बार डिविडेंड भी मिलेगा, कोई सूचना नहीं आई है उनको। तो भाई साहब उन्होंने क्लेम भी नहीं करा, उन्होंने लिया भी नहीं, वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है कि डिविडेंड भी लेना है, तो उन्होंने क्लेम नहीं करा, उनकी तरफ से कोई एप्लीकेशन नहीं आया इस तरीके का, मान लो। तो भाई बस ये भी हमें उनको पे करना पड़ेगा। तो पहले अनपेड होता है और फिर अनक्लेम्ड आता है। प्रपोज डिविडेंड कंटीजेंट लायबिलिटी का पार्ट होता है, और ये जो कंटीजेंट लायबिलिटी है ये बैलेंस शीट के नीचे लिखी जाती है, आपको पता है, बैलेंस शीट के बिल्कुल नीचे। अनपेड डिविडेंड और अनक्लेम्ड डिविडेंड ये कहां पे शो करे जाते हैं, ये अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट होते हैं, यहां शो करे जाते हैं। फिर प्यारे बच्चों, कॉल इन एडवांस आपने पढ़ा था शेयर वाले चैप्टर में। कॉल इन एडवांस आपने पढ़ा था कि किसी ने एडवांस में पैसा दे दिया, कॉल का हमने कॉल करी भी नहीं है, ड्यू भी नहीं हुई अभी, लेकिन किसी ने एडवांस में पैसा दे दिया, तो उसको अगले ही 2 महीने के बाद जो दूसरी कॉल होगी या 3 महीने के बाद जो दूसरी कॉल होगी उसी में एडजस्ट करेंगे, इसलिए इसको करंट लायबिलिटी कहते हैं, क्योंकि 12 महीने के अंदर अंदर इसे एडजस्ट कर देना है। एक आपने ये भी सुना होगा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग आपने करके सुना होगा ना, काफी बार सुना होगा प्यारे बच्चों। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो अभी बकाया है, पे करने हैं, रेंट है अगले महीने का, अभी पे करा ही नहीं, अगले महीने पे करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में बोलो सर आ गई। इसके बाद है प्यारे बच्चों मैच्योर्ड डिबेंचर। देखो डिबेंचर तो कहां पढ़ा था आपने, डिबेंचर तो आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग में पढ़ा था, 5 चीजें, डिबेंचर, बॉन्ड, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम पब्लिक, लोन और पब्लिक डिपॉजिट्स, ऐसी 5 चीजें पढ़ी थी आपने। लेकिन ये मैच्योर्ड डिबेंचर है। अब मैच्योर्ड डिबेंचर का मतलब क्या है, सर जिनकी ड्यू डेट आ चुकी है, ठीक है, जिनकी ड्यू डेट आ चुकी है लेकिन अभी भी अनपेड है, अभी पे नहीं करे हैं, पेमेंट नहीं हुई है, तो सर करनी पड़ेगी जल्दी जल्दी, तो ये अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट होते हैं। बात समझ में आई बोलो सर आ गई। फिर बारी आई किसकी, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये मैच्योर डिबेंचर करके ये बहुत इंपॉर्टेंट सा है एक तरीके से, ठीक है, जिनकी मैच्योरिटी आ चुकी है। अरे सर मैच्योरिटी तो ये भी लिखा हुआ था आपने, ये थोड़ी देर पहले सिखाया था, ये करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये सिखाया था, अब ये भी मैच्योरिटी आ चुकी है इसकी, तो आपने ये क्यों बताया फिर, बोलो जी ये क्यों बताया आपने, फिर इसकी मैच्योरिटी आ चुकी है तो फिर यहां क्यों लिखा, ये वहां क्यों नहीं लिखा। तो प्यारे बच्चों वहां लिखने की एक वजह है, जब आप यहां लिख रहे हो मैच्योर डिबेंचर तो इनकी ड्यू डेट आ चुकी है, ये पे नहीं हुए हैं, अनपेड हैं, लेकिन ये करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स जब मैं लिख रहा हूं, या लॉन्ग टर्म प्रोविजन, सॉरी मैं करंट मैच्योरिटी ऑफ डिबेंचर लिख रहा हूं, या करंट मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड लिख रहा हूं, या करंट मैच्योरिटी ऑफ लोन लिख रहा हूं, लॉन्ग टर्म लोन लिख रहा हूं, तो प्यारे बच्चों ऐसे किसी भी केस में मैच्योरिटी जो है वो आई नहीं है अभी, एक 12 महीने के अंदर अंदर आ जाएगी, 12 महीने के अंदर अंदर वो पे कर रहे हैं, तो जब 12 महीने के अंदर पे करने हैं तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट बना दिए हैं, और मैच्योरिटी डेट आ चुकी है और अब तक पे नहीं करे हैं तो वो फिर बोरोइंग का पार्ट नहीं रहेंगे, वो अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट बन जाएंगे। तो मैच्योर्ड डिबेंचर जो है वो करंट लायबिलिटी का पार्ट बना रखा है, अदर करंट लायबिलिटी का। बात समझ में आ गई, बोलो हाँ सर। इसके बाद अगर हम डिस्कशन करें भाई, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन बता रखा है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या होते होंगे, थोड़े समय के प्रोविजन, छोटे समय के प्रोविजन, सर जो 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट होनी है, ऐसा मान लो तुम, नुकसान है। सर क्या कह रहा है, ये कह रहा है डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन, डेटर्स के डिस्काउंट के लिए प्रोविजन, डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बना लिया, टैक्स हमें हर साल पे करना, टैक्स के लिए प्रोविजन बना लिया, किसी भी एक्सपेंस के लिए प्रोविजन बना लो, लेकिन वो हो कितना, 1 साल से के अंदर अंदर का होना चाहिए, तो उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बात समझ में आई, बोलो सर आगे इसमें है ही क्या, मुश्किल ही क्या था, बहुत आसान सी बातें थी। देखो तो सर ये हमने इक्विटी एंड लायबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ली, ठीक है। अब जब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले आपने ये फॉर्मेट सेम ऐसे ही बना बना करके देखना है, इसको रट लो, याद कर लो, ठीक है, और फिर इस फॉर्मेट को बनाओ, यहां से लेकर के यहां तक जो 4 तक दिख रहा है ये केवल लायबिलिटी का फॉर्मेट है, कि इक्विटी और लायबिलिटी का, कि मेजर हेड क्या क्या है और उसके अंदर सब हेड क्या क्या है, सेम ऐसी फॉर्मेट को रट लो। अब कर लेंगे आप, बोलो हाँ सर कर लेंगे।
इतना करने के बाद फिर आपको यह पहचानना कि कौन सी आइटम कौन से सब हेड में, कौन से शेयर उसमें आएगी, मेजर हेड में आएगी, फिर वो याद करना है। लेकिन उसके लिए क्या है सर, आइटम आपको दी होंगी, जैसे मैं कह दूं मैच्योर्ड डिबेंचर, मैं कह दूं लोन रिपेबल ऑन डिमांड, तो आपको बताना है सर ये इस मेजर हेड में आएगा, इस सब हेड में आएगा। बात समझ में आई? बोलो सर आ गई, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। सर आप आज इतना ही करेंगे, पहले आप इक्विटी और लाइबिलिटी का हेड, मेजर हेड सब याद कीजिए, उसके बाद फिर ये आइटम्स जो मैंने यहाँ नीचे लिखवाई है ये आइटम्स याद करें, और उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे हम। चलिए आज के लिए इतना ही, आप लोगों का दिन शुभ रहे। कल हम एसेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे।